हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू थिंक साइकोलॉजी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम साइकोलॉजी को सिर्फ पढ़ना या रटना ही नहीं, उसको समझना भी सीखते हैं, उसको अप्लाई करना भी सीखते हैं। राइट, तो आज चलिए, जैसे कि हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे, हमने डिफरेंट ब्रेन रीजन्स के बारे में पढ़ा था, है ना। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग पढ़ेंगे इमेजिंग द ह्यूमन ब्रेन एंड द मेमोरी। ओके, मतलब विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स है जिससे हम ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को अलग-अलग टास्क के टाइम पे या अलग-अलग टाइप के मेमोरीज जब हमारे ब्रेन में स्टोर हो रही है, उस टाइम पे कौन-सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व रहता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे वीडियोस पुराने नहीं देखे हैं, तो ज़रूर देखिए। सबके प्लेलिस्ट्स प्रॉपर्ली अवेलेबल है ना? प्लेलिस्ट्स को आप आराम से देख सकते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट प्लेलिस्ट्स हर यूनिट के प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो आप उसको जाके एक बार चेकआउट करिए, राइट? द कंटेंट्स आर हाइली सिंक्रोनाइज्ड, सो आपको बहुत ईज़ी रहेगा कंटेंट्स को समझने में, ठीक है? तो प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स कंटिन्यू विथ दिस टॉपिक, इमेजिंग द ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने डिफरेंट ब्रेन के रीजंस देखे थे कि कौन-कौन से डिफरेंट रीजंस जो है अलग-अलग टाइप के एक्टिविटीज में या अलग-अलग टाइप के मेमोरीज में इन्वॉल्वड है, राइट? तो अभी जो हम लोग देखेंगे कि ये जो पता हमें कैसे चल रहा है, राइट? अभी तो आपने देखा था कि जो एमनिस्टिक पेशेंट्स थे, उसमें जब रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होते थे, है ना, रिसेक्शंस होते थे, लीजन्स वगैरह किए जाते थे, तो उससे पता चलता था आपको, राइट? लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए, हम लोग हर पर्सन में ऐसे किसी ब्रेन का कोई पार्ट काट के ये नहीं चेक कर सकते ना कि क्या कहते हैं, आपके ब्रेन में उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट? कि मैं आपका ब्रेन का एक पार्ट काट दूं, राइट हेमिस्फीयर को उड़ा दूं, है ना, और उसके बाद चेक करूं कि आपके ब्रेन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो दैट इज नॉट पॉसिबल, और वो एथिकली और ऐसे कोई आपको वॉलंटियर भी नहीं करेगा, उसके लिए आपको किडनैप करना पड़ेगा किसी को, है ना। सो टोटली इलीगल। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप किए हैं बाय व्हिच हम देख सकते हैं कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट, ब्रेन का कौन-सा रीजन रिस्पांसिबल है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अ, इस पूरे टेक्निक्स में हम क्या-क्या देखेंगे, किस-किस टाइप के मेमोरी का स्टोरेज हम देखेंगे कि ब्रेन के कौन-कौन से रीजन्स में हो रहा है। ठीक है? तो हम क्या रिव्यू करेंगे यहाँ पे कि ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग-अलग टाइप के मेमोरीज में कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में ब्रेन का कौन-सा पार्ट रिस्पांसिबल है, ब्रेन का कौन-सा रीजन रिस्पांसिबल है, ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी को बनाने के लिए। देन विल सी कि सिमेंटिक मेमोरी कैसे फॉर्म हो रही है। उसके बाद विल आल्सो सी प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है? और फिर एट लास्ट हम लोग देखेंगे द परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। है ना? तो मतलब हम ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी फॉर्मेशन जब हो रहा है, तो उसके लिए हमारा ब्रेन का कौन-सा पार्ट रिस्पांसिबल है। अगर आपको ये सब नहीं पता है कि एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है, सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है, प्रोसीजरल मेमोरी क्या होता है, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियोस एक बार जाके चेक आउट करिए, बिकॉज़ दीज़ आर द बेसिक्स, है ना? और ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो फिर अभी अभी भी मैं थोड़ा-सा आपको एक रिकैप ज़रूर दूँगा, ठीक है? जो अगर आप भूल गए हो या आपके दिमाग में नहीं है इनके टॉपिक्स के बारे में, तो मैं आपको एक छोटा-सा रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया लग जाए, ठीक है? तो सबसे पहले जैसा कि अगर आप ह्यूमन मेमोरी की बात करें, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, है ना? हमारे ब्रेन में 3 टाइप के मेमोरीज फॉर्म होते हैं। वन इज सेंसरी मेमोरी, जो सबसे पहले होता है, ठीक है? कोई भी चीज आप जैसे ही देखते हो, आप तुरंत वो एक कुछ सेकंड्स के लिए, लेस देन 1 सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, राइट? उस इतने टाइम्स के लिए वो रहता है। फिर उसके बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, व्हिच इज आल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी, राइट? बेसिकली वर्किंग मेमोरी नहीं है शॉर्ट टर्म मेमोरी, बट इट इज वेरी मच सिमिलर टू इट, सो हम बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही वर्किंग मेमोरी बोल देते हैं, है ना? इसका जो ड्यूरेशन होता है, इट इज लेस देन 1 मिनट्स, ठीक है? तो कम से कम 30 सेकंड से लेके 40-50 सेकंड्स तक ये आराम से आपके मेमोरी में स्टोर रहता है, राइट? और उसके बाद एट लास्ट वी हैव लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो अगर आपकी मेमोरी वो रिटेन रहती है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, ठीक है? और शॉर्ट टर्म से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बहुत टाइम के लिए रहती है। अब देखिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना, वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। दो टाइप्स होते हैं उसके, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है? एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होता है, इसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं, जहां पे हम फैक्ट्स या इवेंट्स की बात करते हैं। बेसिकली ये हमारा कॉन्शियसनेस है, ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी।
ठीक है? तो ये जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है या डिक्लेरेटिव मेमोरी है, ठीक है? ये 2 टाइप्स के होते हैं, एज़ यू कैन सी हियर, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है? एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? ये इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होता है। तो जैसे कि आपके साथ कोई घटना घटी, है ना? या आपसे द आज से 10 साल पहले कोई इवेंट आपके साथ हुआ और सडनली आपको वो इवेंट अभी याद आ रहा है। तो वो कैसे याद आएगा? पिक्चर्स के फॉर्म में याद आएगा, है ना? उस एपिसोड के फॉर्म में याद आएगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम द एपिसोडिक मेमोरी। फिर उसके बाद वी हैव सेंसरी मेमोरीज। सेंसरी मेमोरीज जो होते हैं वो बेसिकली फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे कि डॉग, है ना? तो डॉग जो है आपको पता है डॉग क्या होता है, राइट? वो कोई एपिसोडिक मेमोरी नहीं है, वो एक सेंसरी मेमोरी है जो फैक्ट है, बेसिक फैक्ट, राइट? ए कैसे लिखा जाता है? ए को हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, राइट? दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दीज आर सिमेंटिक मेमोरी। अब मैं कभी भी आपको बोलूं कि ए क्या होता है, ए ये होता है, ठीक है? तो ये आपका क्या है? ये आपका सिमेंटिक मेमोरी है, राइट? फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ये अभी आपका हो गया, हमने क्या क्या देखा? एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी में हमने दो टाइप्स के मेमोरी देखे, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी, राइट? फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक और टाइप होता है, वो है आपका इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी को हम अनकॉन्शियस मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है? इसका जो पार्ट है वो है प्रोसीजरल मेमोरी। तो प्रोसीजरल मेमोरी, जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रोसीजरल मेमोरी क्या होता है? ये मेमोरी जो है ये आपकी स्किल्स या टास्क से रिलेटेड है। जैसे कि मेरे को अगर किसी को सिखाना है कि डांस कैसे करना है, राइट? तो मैं अगर किसी को सिखाऊंगा तो मैं उसको किताब नहीं दे सकता और उसको मैं समझा नहीं सकता कि डांस कैसे हो सकता है। मेरे को वो करके दिखाना पड़ेगा, राइट? मेरे को वो हैंड्स और अपने लेग्स को मूव करके दिखाना पड़ेगा कि डांस कैसे होता है। तो कोई भी स्किल जब आप सीखते हो तो आप वो करके सीखते हो, लर्निंग बाय डूइंग, राइट? कोई भी टास्क जब आप सीखते हो तो वो आप करके सीखते हो, रेदर देन कि उसको आप कहीं से पढ़ रहे हो या कुछ आप कर रहे हो, राइट? आप मानोगे ही नहीं कि आपने सीखा है जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप फर्स्ट टाइम लिखना सीख रहे थे, राइट? तो कोई कितना भी बोल दे कि किसको कैसे लिखा जाता है, वो आप जब तक खुद नहीं ट्राई करोगे और खुद लिख के नहीं देखोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कोई भी चीज़, कोई भी लेटर, कोई भी शब्द किस तरह से लिखा जाता है, राइट? अ, आपको बचपन में जब लिखना सिखाया गया होगा, तो आपको ए बनाना सिखाया गया होगा, राइट? ऐसे करके ए, देन वी हैव बी। तो वो आपका जो है वो प्रोसीजरल मेमोरी है। यानी कोई भी चीज़ आप लिखना सीख रहे हो, जब आप बचपन में लिखना सीख रहे थे तो वो कैसे सीखा आपने? वो बाय थ्रू डूइंग, है ना? किसी ने आपको हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, राइट? तो दैट इज़ द प्रोसीजरल मेमोरी, राइट? अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो आपको पहले व्हील्स लगाना पड़ता है और आपको उसको चला-चला के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो बैलेंस हो पाता है, राइट? दैट इज़ द प्रोसीजरल मेमोरी। तो ये जो है ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गए। वेल, हमारा जो कंसर्न है इस टॉपिक में वो ये देखना है कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट इन मेमोरीज के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो अभी जो है हम चलिए इसको एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले एपिसोडिक इनकोडिंग एंड रिट्रीवल, है ना? एज वी नो, एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? एपिसोडिक मेमोरी इज द टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट इन्वॉल्व्स इन कॉन्शियस रिकॉन्सिलिंग ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस टुगेदर with the context in terms of time, place, associated emotions, etc. है ना? जैसे कि आपको याद है अभी हमने डिस्कस किया एपिसोडिक मेमोरी, राइट? तो एपिसोडिक मेमोरी बेसिकली क्या था? वही मेमोरीज थे जो आपके एक्सपीरियंसेस है ना? जो आपने जिसको फ़ील किया है, जिसको एक्सपीरियंस किया है, राइट? जो आपके साथ घटना घटी है ना? वो आपका एपिसोडिक मेमोरी है ना? तो आपको आपके इमोशंस उससे रिलेटेड है, आपका टाइम, प्लेस, एसोसिएशन, सब कुछ। आप जब जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो और सडनली आपको कोई जगह दिखती है और सडनली याद आता है कि ओह! ये मेरे बचपन की वो जगह है जहाँ पे हम सब फ्रेंड्स लोग आपस में मिलके बात किया करते थे। नाउ दैट इज़ द एपिसोडिक मेमोरी, राइट? वो जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट हुआ है, वो एपिसोडिक मेमोरी की वजह से हुआ है ना? तो ये एपिसोडिक मेमोरी जो है ये एक लॉन्ग टर्म है, जैसे कि माय फर्स्ट डे ऑफ वर्क, राइट? तो कोई इवेंट जो है आपको याद करना है तो आप अ, उसको उस एपिसोड के फॉर्म में ही याद करोगे कि आपका पहला दिन काम का कैसा था, राइट? आपके कॉलेज का पहला दिन कैसा था, आपके स्कूल का फर्स्ट डे कैसा था, राइट? वो एपिसोड आपके मेमोरी में स्टोर्ड होगा, है ना? तो दैट इज बेसिकली द एपिसोडिक मेमोरी। अब एपिसोडिक मेमोरी में जो इनकोडिंग और रिट्रीवल होता है, उसके लिए ब्रेन का कौन-सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? आपको याद होगा इनकोडिंग और रिट्रीवल क्या होता है ना? इनकोडिंग मतलब इनकोड होना, रिट्रीवल मतलब उसको निकालना, उसको आप अ, याद वापस रिकॉल करना, है ना? दैट इज़ बेसिकली द रिट्रीवल, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है कि वेदर द हिप्पोकैम्पस बिकम्स एक्टिव व्हेन द इनकोडिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन।
यानी अभी तक हमने हिप्पोकैम्पस का जो इम्पोर्टेंट रोल देखा था, राइट? और मीडियल टेम्पोरल लोब का जो इम्पोर्टेंट रोल हमने देखा था बाय स्टडिंग डिफरेंट केस स्टडीज लाइक एचएमएनआरबी, है ना? तो वहां पे हमने देखा था कि कंसोलिडेशन, मेमोरी कंसोलिडेशन में हिप्पोकैम्पस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? तो इनकोडिंग में बेसिकली इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग भी तो मेमोरी कंसोलिडेशन ही तो है ना? तो इनकोडिंग में हिप्पोकैम्पस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? क्या हिप्पोकैम्पस जो है वो एक्टिवेट होता है इनकोडिंग के टाइम पे, स्पेशली एपिसोडिक मेमोरी जब इनकोड हो रही है तो? ठीक है? तो इसको हमने रिसर्च किया और इस पे जेम्स हर हेक्सबी का जो रिसर्च है, ठीक है? 1996 में, है ना? और इनके साथ बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट हैं लाइक लेस्ली एंड देयर डिफरेंट कलीग्स, ठीक है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट फेसेस और नॉनसेंस पैटर्न्स को जो है ना सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। जैसे अगर किसी पे आपको रिसर्च करना है तो वो बेसिकली सब्जेक्ट है ना? तो आपने एक पर्सन को बुलाया और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे फोटोज उनको दिखाए और बहुत सारे नॉनसेंस फेसेस उनको दिखाए। और फिर क्या किया उनके ब्रेन में इस पेट उनको उनका बेसिकली पेट स्कैन किया। पेट स्कैन जो है पोजीशन इमिशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि आपके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया जाएगा बाय थ्रू वेन्स और सीरीन से, है ना? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपके अंदर ट्रांसफर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक मशीन के अंदर डाला जाएगा, राइट? आपने अगर देखा होगा तो शायद ऐसे मूवीज वगैरह में, है ना, इस तरीके का गोल टाइप का मशीन होता है, राइट? और नीचे बेड टाइप का लगा रहता है, राइट? दिस इज नॉट द एमआरआई मशीन, ये एमआरआई मशीन नहीं है, एमआरआई डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट टेक्निक है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं पेट स्कैन टेक्निक। नाउ इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया जाएगा आपके बॉडी में और इसके अंदर आपको भेजा जाएगा। तो जब मशीन ऑन होगा तो इससे पता चल जाएगा कि आपका ब्रेन का कौन-कौन सा पार्ट जब कोडिंग वगैरह हो रही है तो कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा ब्रेन का पार्ट लाइट अप हो रहा है, ठीक है? क्योंकि जब पेट स्कैन होता है तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से जब इमेज बनती है तो वो जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट अप हो जाता है। ठीक है? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है लाइक अ क्रिसमस ट्री, वो बिल्कुल एकदम जलने लग जाता है। ठीक है? ब्राइट हो जाता है। तो आप इमेजेस में बिल्कुल पता चल जाता है कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है? मैं आपको कुछ उसके फोटोज़ भी दिखाऊँगा आगे। ठीक है? कि पेट स्कैन्स में कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं। है ना? तो these investigators observed that the right hippocampus region has activated during the encoding of the face, but not during the recognition, where retrieval process should have been engaged. ठीक है? मतलब इनकोडिंग के टाइम पे राइट हिप्पोकैम्पस रीजन जो है आपका एक्टिवेट हो गया, यानी राइट हेमिस्फीयर का हिप्पोकैम्पस जो है वो एक्टिवेट हो रहा है ना? आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट एज वेल एज लेफ्ट, राइट? सो राइट हेमिस्फीयर जो है वो एक्टिवेट हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। लेकिन रिट्रीवल के टाइम पे, रिट्रीवल मतलब जब उसको उनको कहा गया कि आप पहचानो कि इनमें से कौन सा फोटो आपने देखा था, ठीक है? तो वो बेसिकली रिट्रीवल है ना? उसको रिकॉग्नाइज करने बोल रहा है। जो आपके मेमोरी में स्टोर हुआ है उसको मैं वापस आपसे रिकॉग्नाइज करने बोल रहा हूँ। ठीक है? तो जब उनसे पूछा गया कि रिट्रीवल मतलब रिकॉग्नाइज करो, तो उस टाइम राइट हिप्पोकैम्पस रीजन जो है वो लिट अप नहीं हुआ। ठीक है? वो एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है? तो इससे पता चला कि राइट हिप्पोकैम्पस इनकोडिंग के टाइम पे एक्टिवेट हो रहा है ना? तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिफरेंट फेसेस दिखाए थे, ठीक है? सब्जेक्ट को ना मल्टीपल फेसेस दिखा दिए, है ना? और उन्होंने बोला कि जो है आप इनको पहचानो, ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो उनको बोला कि आप इसको मेमोराइज़ कर लो, ठीक है? याद कर लो इन चेहरों को। फिर उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोला 2 फेसेस में, ठीक है? और उनके कंपैरिज़न करने के लिए बोला, बेसिकली रिट्रीवल का एक प्रोसेस था। एन्कोडिंग एंड रिट्रीवल दोनों को उन्होंने टेस्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ पेट स्कैन, ठीक है? तो पेट स्कैनिंग किया और उसके बाद जो कुछ भी उनको पता चला, है ना? कि राइट हिप्पोकैम्पल रीजन जो है वो एक्टिवेट हो रहा है ड्यूरिंग एन्कोडिंग, ठीक है? तो इससे क्या पता चला, these datas are consistent with those from amnestic patients who had medial temporal lobe damage, and that led to the anterograde amnesia but prevented distant retrograde memories. है ना? याद करिए हमने जब डिस्कस किया था कि जिसको डैमेज हुआ था, जैसे एचएम का केस स्टडी हमने देखा था, आरबी का केस स्टडी हमने देखा था, हमने देखा था कि जो मीडियल टेम्पोरल लोब है जब वो डैमेज हुआ था, स्पेशली हिप्पोकैम्पस वाला एरिया जो वो डैमेज हुआ था, राइट? तो कंसोलिडेशन, मेमोरी कंसोलिडेशन जो है वो नहीं हो रही थी, लेकिन प्रीवियस मेमोरी जो थी, रेट्रोग्रेड मेमोरी जो थी, वो पहले से ही स्टोर्ड थी उनके अंदर, तो उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ था, है ना? न्यू मेमोरीज जो है वो नहीं बन रही थी आफ्टर द सर्जरी, या जब वो हिप्पोकैम्पस रीजन उससे निकाला गया।
राइट? तो न्यू मेमोरीज़ नहीं बन रही थी, मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं हो रहा था, मतलब हिप्पोकैम्पस जो है वो नहीं था, इसलिए मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं हो रहा था, मतलब एन्कोडिंग नहीं हो रहा था, राइट? तो अब यही चीज़ का प्रूफ हमें पेट स्कैन से मिल जाता है, ठीक है? आप देख सकते हो फ़ोटो में, ये जो लाइटिंग अप हो रहा है ना, ये ब्राउन ब्राउन कलर का, ये पर्पल कलर, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स हैं यहाँ पे, है ना? 1 2 3 4 5, है ना? तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है इन पैट स्कैन मशीन। जब इमेजिंग होती है तो वहाँ पे ये चेक किया जाता है कि कौन-सा ब्रेन का पार्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, कौन कितना ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है? तो जहाँ पे आपको रेडनेस दिखे वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है? सो इट इज़ बेसिकली अ, द यूज़ ऑफ पैट स्कैन। ऐसे ही हम पैट स्कैन को यूज़ करते हैं। तो एन्कोडिंग आल्सो एक्टिवेटेड द लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट किया गया, मतलब ये वाला रीजन, लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना? ये आपका लेफ्ट नहीं सॉरी, ये वाला है, लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला रीजन, ठीक है? तो ये एक्टिवेट हुआ, है ना? और रिकॉग्निशन एक्टिवेटेड द राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी रिकॉग्निशन जो है वो राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट किया, ये वाला। ठीक है? दिस इज योर राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड दिस इज योर लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है? तो मतलब आपका जो राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिवेट हो रहा है कब? जब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, बेसिकली रिट्रीव कर रहे हो। ठीक है? और जब आप किसी चीज़ को एन्कोड कर रहे हो, एन्कोडिंग हो रहा है, तो लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है आपका एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है? तो इससे बहुत कुछ हमें आप देख सकते हो यहाँ से पता चला। तो इससे ये भी पता चलता है कि हिप्पोकैम्पस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? मेमोरी कंसोलिडेशन में, स्पेशली एन्कोडिंग के टाइम पे। ठीक है? एज़ वेल एज़ पॉसिबल सपोर्ट ऑफ हेमिस्फेरिक एसिमेट्रीज़ इन मेमोरी फंक्शंस, है ना? कि हिप्पोकैम्पस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, हेमिस्फेरिक मतलब हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर्स जो है वो कितने एसिमेट्रिकल है, राइट? वो सब एक इक्वल फंक्शन नहीं कर रहे हैं। आपका राइट हेमिस्फीयर जो है वो किसी और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेफ्ट हेमिस्फीयर वो किसी और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, अगर आपने ब्रेन का फोटो देखा होगा तो एक राइट हेमिस्फीयर होता है, ठीक है? और दूसरा वाला होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट? इस तरीके से, है ना? तो दोनों ब्रेन के पार्ट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर फंक्शनिंग, ठीक है? सो देयर आर 2 हेमिस्फीयर्स, राइट एज़ वेल एज़ लेफ्ट, ओके? तो इससे ये भी हम पेट स्कैन से हमें ये पता चला कि कैसे वो इतने डिफरेंट है ना? किस तरीके से उनका जो इफ़ेक्ट है वो डिफरेंटली आ रहा है। एन्कोडिंग एंड रिट्रीवल प्रोसेस वे लेटरलाइज्ड इन द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली, है ना? तो इससे पता चला कि एन्कोडिंग जो है उसका किसी पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में प्रोसेस हो रहा है, रिट्रीवल जो है उसका किसी और हेमिस्फीयर में प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ से जो एक एक्रोनिम बनता है वो है हीरा, ठीक है? हीरा इज़ हेमिस्फेरिक एन्कोडिंग रिट्रीवल एसिमेट्री। है ना? मतलब एन्कोडिंग और रिट्रीवल में जो हेमिस्फीयर में एसिमेट्री आ रही है, राइट? हेमिस्फेरिक एसिमेट्री मतलब कि आपका दोनों हेमिस्फीयर सेम फंक्शंस नहीं कर रहा है, ठीक है? एक हेमिस्फीयर जो है किसी और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्हाइल अदर हेमिस्फीयर जो है वो डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स द आइडिया दैट एन्कोडिंग इन्वॉल्व्स द लेफ्ट हेमिस्फीयर मोर देन द राइट। एन्कोडिंग जो है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर में ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू राइट, व्हाइल रिट्रीवल जो है वो राइट हेमिस्फीयर में ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू लेफ्ट। यानी ब्रेन का अगर आप 2 पार्ट्स देखो तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में इनकोडिंग हो रहा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वहां पे इनकोडिंग हो रहा है, और रिट्रीवल जो है वो राइट हेमिस्फीयर में हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे याद रखिए कि रिट्रीवल मींस आर से रिट्रीवल, आर से राइट, राइट? और दूसरा वाला जो हो जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा, इनकोडिंग लेफ्ट, ठीक है? तो इनकोडिंग जो है उसके लिए लेफ्ट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है, व्हाइल रिट्रीवल के लिए राइट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है ना? ब्रेन के 2 पार्ट्स, राइट? तो लेफ्ट वाला इनकोडिंग के लिए, राइट वाला रिट्रीवल के लिए। क्लियर? हेमिस्फीयर में कंफ्यूज मत होइएगा कि हेमिस्फीयर क्या होता है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट इज एक और रिसर्च के बारे में हम देखते हैं जो एमआईटी में कंडक्ट हुई, है ना? एमआईटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में इसको कंडक्ट किया गया इन 1998, ठीक है? इसके साइंटिस्ट थे एंटनी वेगनर एंड उनके कुछ कॉलीग्स थे, ठीक है? तो स्टैनफोर्ड में भी इसको कंडक्ट किया गया बाय जॉन गिबरेली, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किया एफएमआरआई का। अभी तक हमने देखा था पेट स्कैन का टेक्निक यूज करते हुए, एफएमआरआई क्या होता है? एफएमआरआई मीन्स फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना? एमआरआई है, बस यहाँ पे थोड़ा सा बेटर वे है ये, है ना? यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो मशीन होता है ये भी वैसा ही होता है, ठीक है? एक बिग सर्कुलर मशीन, राइट? एंड यहाँ पे भी एक बेड होता है यहाँ पे, बट आपको कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं डाला जाता है, ठीक है? एफएमआरआई में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को नहीं डाला जाता है,
ठीक है? बस ये मशीन होता है जहाँ पे आपको डाल के आपके ब्रेन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, अलग-अलग रीजन्स में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो ये देखिए इस तरीके के फोटोज़ आते हैं, इमेजेस आते हैं बाय यूजिंग एफएमआरआई टेक्निक। ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके ब्रेन के कौन से रीजन में ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है? क्योंकि देखिए जो ब्रेन का पार्ट ज़्यादा यूज़ होगा, उसमें ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा। है ना? जैसे कि मेरा अगर लाइट राइट हेमिस्फीयर वर्क कर रहा है और राइट हेमिस्फीयर में भी हिप्पोकैम्पस वर्क कर रहा है, तो हिप्पोकैम्पस वाला जो रीजन है वो पूरा वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है? तो वो आपको एफएमआरआई में इज़िली दिख जाता है। ठीक है? तो एफएमआरआई मेथड उन्होंने यूज़ किया टू ट्रैक द प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स एज़ फंक्शंस ऑफ द सक्सेस ऑफ एन्कोडिंग एज़ द इंडेक्स बाय लैटरल मेमोरी परफॉर्मेंस। सो बेसिकली अ सॉरी लेटर मेमोरी परफॉर्मेंस ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ना उन्होंने कुछ आइटम्स अपने सब्जेक्ट को दिए। आइटम्स क्या होते हैं कि जैसे क्वेश्चन दे दिया या नंबर दे दिया मैं आपको या मैंने कुछ वर्ड्स दे दिया आपको। ठीक है? और मैंने बोला कि आप इसको याद रखिए और फिर जब मैं बोलूँ कि आप इसको क्या कहते हैं वापस से रिकॉग्नाइज़ करिए या उसको वापस से बोलिए। ठीक है? तो वो उससे क्या हो जाएगा आपका कि वो रिट्रीव होने लग जाएगा मेमोरी। है ना? तो मैंने आपको कुछ आइटम दे दिया तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया। They presented subjects with items and scanned their brain using MRI while they were encoding the information. ठीक है? मतलब जब मैंने आपको आइटम्स दिए, मैंने आपको कुछ नंबर्स बोले और मैंने बोला कि आप इसको याद रखिए। ठीक है? तो जब वो याद रख रहे थे तो उनके ब्रेन को स्कैन किया गया बाय द प्रोसेस ऑफ एफएमआरआई टेक्निक। है ना? तो यहाँ पे ब्रेन का वो वाला जो रीजन्स था, जो एन्कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो लाइट अप होने लग गया। ठीक है? एंड देन लेटर टेस्टेड देम फॉर देयर मेमोरीज ऑफ द आइटम। मतलब फिर रिट्रीवल के लिए उनको टेस्ट किया गया कि मतलब आपको कितनी मेमोरी याद रही, है ना? कितने आइटम्स आपको याद रहे। तो ये बेसिकली क्या है? ये रिट्रीवल है ना? मैं आपके मेमोरी को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो दोनों प्रोसेस के लिए मैंने एमआरआई जैसी मैंने आइटम दिया और फिर उसके बाद आपके ब्रेन को स्कैन किया, राइट? और दोनों प्रोसेसेस में मैंने ब्रेन की स्कैनिंग की, राइट? एन्कोडिंग में एज़ वेल एज़ रिट्रीवल में। Now, each research group found that event related response were larger in prefrontal and medial temporal region. है ना? इसमें क्या देखा गया कि जो इवेंट रिलेटेड रिस्पॉन्स थे, है ना? मतलब जो इनकोडिंग हो रही थी बेसिकली एपिसोडिक मेमोरी की, है ना? वो जो थे वो मीडियल टेम्पोरल लोब में ये वाला रीजन जो हिप्पोकैम्पस रीजन है, जैसे कि हमें पता है वहीं पे होता ही है ये, है ना? और आपका मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये वाला रीजन। ठीक है? ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट जो था बहुत ज़्यादा था, राइट? और ये हमें भी पता है अभी हमने देखा था प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में भी ये देखा गया था बाय द प्रोसेस ऑफ पेट स्कैन, है ना? अब हम एफएमआरआई में भी यही देख रहे हैं। ठीक है? तो प्री हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं, ये पूरा रीजन जो है आपका, ये है आपका प्री हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स, राइट? तो इनका फंक्शन जो था, इनका रोल जो था वो ज़्यादा था ड्यूरिंग द एन्कोडिंग ऑफ द वर्ड्स और पिक्चर्स दैट हैव लेटर बीन रिमेंबर्ड। मतलब एन्कोडिंग एज़ वेल एज़ रिट्रीवल में इन दोनों का रोल काफ़ी ज़्यादा देखा गया। है ना? मतलब वही चीज़ आपको प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने वही एक्सप्लेन किया था पेट स्कैन से कि उन्होंने बेसिकली ये बताया राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बट रीज़न तो वही था ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था और आपका हिप्पोकैम्पस था। ये दोनों रीजंस थे, राइट? और ये दोनों रीजंस यहाँ पे भी देखे गए बाय द प्रोसेस ऑफ एफएमआरआई टेक्निक, राइट? तो यहाँ से हमें पता चला कि इनकोडिंग जो है एंड रिट्रीवल जो है एपिसोडिक मेमोरी में कैसे होता है और ब्रेन का कौन सा पार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? नेक्स्ट हम मेमोरी की बात करते हैं, वो है आपकी सिमेंटिक मेमोरी, जिसका हम इनकोडिंग एंड रिट्रीवल देखेंगे। ठीक है? तो वो उसके लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है? तो देखिए इसको भी मैं आपको रिकैप करा दे रहा हूँ। जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली देखा था थोड़ी देर पहले ही कि सिमेंटिक मेमोरी इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट? दीज़ मेमोरीज़ आर रिस्पांसिबल फॉर द बेसिक नॉलेज, है ना? कॉन्सेप्ट्स ये है आपके सिमेंटिक मेमोरीज़। जैसे कि डॉग, बर्ड, टेबल, चेयर, जब मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बोलता हूँ, तो आपके माइंड में क्या पिक्चर्स आ रहे हैं? वो ऑटोमैटिकली आपके माइंड में चेयर का पिक्चर आ जाएगा। आपके माइंड में डॉग बोलूँगा तो डॉग का ही पिक्चर आएगा, आपके माइंड में कैट का पिक्चर नहीं आएगा, है ना? अब मैं आपको अगर डॉग बोलूँ तो डॉग ही आएगा, राइट? और अगर मैं आपको डॉग का फोटो दिखाऊँ और मैं बोलूँ यार ये कैट है, इज़ इट अ कैट? नो, इट्स नॉट अ कैट। क्या ये टेबल है? नहीं, ये टेबल नहीं है, ठीक है? ये चेयर है, राइट? देखने से पता चल रहा है। क्या ये स्वॉर्ड है? नो, इट्स अ सीज़र,
ठीक है? तो क्या ये लोग जो यहाँ खड़े हैं, ये पैनकेक्स हैं? नो, दे आर नॉट पैनकेक्स, दे आर कपल्स। ठीक है? तो इस तरीके से दीज़ आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना? फैक्ट्स जो आपको पता है ना? कि मैं आपको अगर चेयर का फ़ोटो दिखाऊँ और मैं लिखूँ कि उसके नीचे टेबल है, तो आप सीधा बोलोगे नहीं ये टेबल नहीं है। दीज़ आर द दिस इज़ द चेयर, राइट? अगर मैं ये आपको अंगूर का फ़ोटो दिखाऊँ, राइट? और मैं पूछूँ कि क्या ये मार्बल है? नो, दीज़ आर नॉट मार्बल। क्या ये बटरफ्लाई है? ये बर्ड जो है ये बटरफ्लाई है? नो, इट्स नॉट। ठीक है? सो आई गेस ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है? दिस इज़ योर बेसिक सिमेंटिक मेमोरी, है ना? जो फैक्ट्स हमारे माइंड में स्टोर होते हैं। अब इस सिमेंटिक मेमोरी का एन्कोडिंग एंड रिट्रीवल कितना इफेक्टिव है और कौन से ब्रेन के पार्ट्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम थोड़ा-सा देखते हैं। देखिए, द एन्कोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ सिमेंटिक नॉलेज आल्सो हैव बीन स्टडीड यूजिंग अ फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग एंड सिग्निफिकेंट न्यू फाइंडिंग्स हैव बीन अनकवर्ड। तो यहाँ पे भी फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स का यूज़ किया गया। न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स जैसे कि मे बी पैट स्कैन यूज़ किया गया हो, एफएमआरआई, एमआरआई, ठीक है? दे कुड हैव बीन यूज्ड एनीथिंग, ठीक है? कोई भी मशीन्स, कोई भी टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करके आप देख सकते हो कि सिमेंटिक मेमोरी का जो एन्कोडिंग और रिट्रीवल है वो कैसे हो रहा है, ठीक है? तो कैसे ये देखा गया तो उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ठीक है? एक टास्क डेवलप किया गया सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? इन पर्टिकुलर एविडेंस फॉर डोमेन स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स दैट इज नॉलेज ऑफ एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स इज लोकेटेड इन डिफरेंट कॉर्टिकल रीजन्स। मतलब कि जो इनएनिमेट चीजें हैं जैसे कि जो अलाइव नहीं है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल चीजें हैं या जो नॉन लिविंग चीजें हैं, ठीक है। बेसिकली हम इनएनिमेट मतलब होता है नॉन लिविंग और एनिमेट मतलब होता है लिविंग, ठीक है। तो ये जो है ये आपके ब्रेन के कौन से रीजन में स्टोर्ड है, ठीक है। ब्रेन के अलग अलग रीजन में ये बेसिकली स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो कौन से रीजन में स्टोर्ड है, ठीक है। डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज हैव बीन प्रूवन टू बी अ फैसिनेटिंग स्टोरी, ठीक है। तो इसको बेसिकली ये चेक किया गया बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज कि ये जो इनएनिमेट और एनिमेट चीजें हैं ये आपके ब्रेन के कौन से रीजन में स्टोर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इससे क्या पता चला कि एपिसोडिक मेमोरी के तरह सिमेंटिक मेमोरी जो है वो आपका राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट नहीं कर रहा है, ठीक है। इनकोडिंग जो है एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता था, इनकोडिंग वाज रिलेटेड टू द राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना। मींस बेसिकली आपका राइट हेमिस्फीयर। यहाँ पे सिमेंटिक मेमोरी जो है ये लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है? देख रहे हो आप लोग कैसे मतलब डिफरेंस आ रहा है, राइट? और इसके लिए भी स्पेसिफिक ब्रोंकास एरियाज एंड वेंट्रल लेटरल रीजंस जो है वो आपके लिए इन्वॉल्व हुए हुए, ठीक है? तो ब्रोंकास एरियाज कौन से थे? वो वाले रीजंस ब्रोंकास एरिया ये जो है ना स्पीच फॉर्मेशन का रीजन होता है, ठीक है? तो स्पीच फॉर्मेशन या लैंग्वेज फॉर्मेशन जो है वो ब्रोंकास एरिया में होता है। बॉडमन्स एरिया 44 पे आता है ये, ठीक है? अगर आपको याद है बॉडमन्स एरिया तो ये रहा, ठीक है? दीज आर द एरियाज जो ब्रोंकास एरियाज के जिसको हम ब्रोंकास एरिया बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर ब्रोंकास एरिया, राइट। तो 45 44 यहीं पे एक पॉइंट होता है ब्रोंकास एरिया और एक और एरिया होता है वर्निकर्स एरिया, ठीक है। तो वो किधर होता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ये भी बताइए कि जो वर्निकर्स एरिया है ये बोर्डमैन के कौन से रीजन में आता है, क्योंकि वर्निकर एरिया भी स्पीच फॉर्मेशन के लिए स्पीच रिकॉग्निशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ये कौन से रीजन में आता है और अगर आपको इसके यूजेस इसका इंपॉर्टेंस पता है, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्रोंकास एरियाज एंड वर्निकस एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से सिमेंटिक मेमोरी का इनकोडिंग होता है और ब्रेन का कौन सा रीजन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब हम चलते हैं और हम देखते हैं प्रोसीजरल मेमोरी इनकोडिंग एंड रिट्रीवल, ठीक है। तो प्रोसीजरल मेमोरी का जो इनकोडिंग और रिट्रीवल है वो कैसे होता है? तो अगर आपको याद है तो अभी हमने जस्ट देखा कि प्रोसीजरल मेमोरी इज द टाइप ऑफ मेमोरी जिसको आप करके सीखते हो, है ना, जिसमें स्किल्स आ जाते हैं, है ना, किसी चीज को करने का तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल राइडिंग, ठीक है। तो ये चीज आप बचपन से तो नहीं सीखते हो, है ना, या आप कोई किताब पढ़ के तो नहीं सीखते हो, ये करके सीखते हो। आप खुद राइट करोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजरल मेमोरी, ये आपके प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लिखना सीख रहे हो तो फर्स्ट टाइम जब आप लिखना सीख रहे थे तो आपको हाथ पकड़ के लिखाया गया होगा, है ना।
तो ये भी एक प्रोसीजरल मेमोरी में आपके स्टोर हुआ है। ठीक है? जैसे आप डांसिंग, अब किसी को आपको डांसिंग सिखाना है, तो आप कैसे सिखाओगे? मुँह से बोल के? ये पहले ये वाला टाँग ऊपर करो, फिर वो वाला करो, फिर वो वाला हाथ ऊपर करो, ऐसे डांसिंग सिखाओगे? नहीं ना, करके दिखाना पड़ेगा, राइट? तो आप जितने भी डांसर्स को देख लीजिए, वो हमेशा डांस को करके दिखाते हैं, कोरियोग्राफर्स करके दिखाते हैं, राइट? तो दीज़ आर द प्रोसीजरल मेमोरी जो आपके प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर होता है ना? ये प्रोसीजरल मेमोरी बनता है, ठीक है? ये जो होता है, ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये भी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप है, राइट? ठीक है? तो ये याद रखिएगा। तो essentially it is the memory of how to do certain things, riding a bike, trying your shoes, and cooking an omelette without a recipe are an example of procedural memory. राइट? जो चीज़ आप करके सीखते हो, ठीक है? करके देखते हो, वो हमारा प्रोसीजरल मेमोरी में आ जाता है। अब इसको समझते हैं कि ये प्रोसीजरल मेमोरी जो है, इसका जो इनकोडिंग और रिट्रीवल होता है, ये ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है, राइट? ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है? तो प्रोसीजरल मेमोरी के इनकोडिंग और रिट्रीवल को थोड़ा-सा समझते हैं। स्कॉट, एलियट एंड आइवरी, ठीक है, 1955 में इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है, जहां पे इन्होंने देखा कि ब्रेन के कुछ बेसिस है, ठीक है, जो प्रोसीजरल मेमोरी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? उन्होंने कुछ नॉर्मल सब्जेक्ट्स लिए और उसमें उन्होंने स्टडी किया बाय यूजिंग द पेट स्कैन मेथोडोलॉजी, है ना? पेट स्कैन अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, ठीक, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला जाता है ना? और फिर उसके बाद उस मशीन के अंदर ब्रेन की स्टडी की जाती है, ठीक है? तो वो पेट स्कैन है और पेट स्कैन मेथोडोलॉजी में ही उन्होंने ये स्टडी किया कि जो है किस तरीके से प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा है और कौन-कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? तो उन्होंने कैसे किया? दे कंपेयर्ड कंडीशंस इन व्हिच द सब्जेक्ट लर्न मोटर सीक्वेंस इम्प्लिसिटली ड्यूरिंग ड्यूअल टास्क कंडीशंस, है ना? इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिचुएशंस को कंपेयर किया, ठीक है? सब्जेक्ट को जो है अलग-अलग सिचुएशंस में रख दिया और वहाँ पे उनको कुछ मोटर टास्क दिया, ठीक है? जिससे जो है प्रोसीजरल मेमोरी डेवलप हो रहा था, व्हिच हेल्प टू प्रिवेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम एक्सप्लिसिटली नोटिसिंग एंड लर्निंग द सीक्वेंस, ठीक है? एक्सप्लिसिट लर्निंग में हमने देखा था कि जहाँ पे वो पर्सन जो था पढ़ के या रट के कैसे भी करके याद कर ले, लेकिन हमें चाहिए था कि वो प्रोसीजरल मेमोरी बनाए, तो प्रोसीजरल मेमोरी शुड बी इन इम्प्लिसिट मेमोरी, है ना? तो इम्प्लिसिट तरीके से हमने उसको याद करने की कोशिश की, कराने की कोशिश की कोई चीज को, ठीक है? तो जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना, है ना? तो ये पूरा टेक्निक किया गया, ये सब्जेक्ट रखा गया और इस तरीके से उस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, राइट? तो फिर उससे क्या पता चला हमें, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो था वो पेट स्कैन के उसमें आया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेट डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्टिवेशन ऑफ मोटर कॉम्प्लेक्स एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है? तो मतलब लेफ्ट हेमिस्फेयर के मोटर एरियाज का एक्टिवेशन देखा गया, है ना? लेफ्ट हेमिस्फेयर, ब्रेन का दो हेमिस्फेयर है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है? तो लेफ्ट हेमिस्फेयर में उन्होंने ये देखा एंड द putamen इन द बेसल गैंग्लिया बायलैटरली। सो बेसिकली क्या था कि ये देखा गया कि जो मिड ब्रेन वाला पोर्शन है, मिड ब्रेन वाला पोर्शन अगर आपको याद है तो ये जो है ना, ओके, दिस इज नॉट द बेटर डायग्राम जिसमें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मिड ब्रेन वाला पोर्शन जो है, इस फोटो में आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये वाला जो रीजन है जहाँ पे ब्रेन स्टेम वगैरह आता है, ठीक है, दिस रीजन, दिस होल रीजन, है ना? ये वाला एरिया जो है ये एक्टिवेट होता हुआ देखा गया, ठीक है? ये ब्रेन स्टेम वाला एरिया है और लेफ्ट साइड ये देखा गया कि जो है ना आपका ये एक्टिवेट हो रहा था, राइट? तो आल्सो एक्टिवेटेड वर द रोस्टल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड पैराइटल कॉर्टेक्स, ठीक है? तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड पैराइटल कॉर्टेक्स कौन सा है? ये वाला, ये है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये देख सकते हो आप, ये है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और अगर मैं पैराइटल कॉर्टेक्स की बात करूं तो दिस वन इज योर पैराइटल कॉर्टेक्स, ठीक है? ये वाला रीजन, है ना? तो ये आपका पैराइटल हो गया, ये आपका प्रीफ्रंटल हो गया। तो ये दोनों रीजन भी जो है वो एक्टिवेट हो गए थे, है ना? तो प्रोसीजरल मेमोरी में आपकी ये रीजंस एक्टिवेट होते हुए देखे गए, ठीक है? सब्जेक्ट जो था वो जब इम्प्लिसिटली लर्न कर रहा था, है ना? तो ये देखा गया कि जो उसका मोटर टास्क है, जो मोटर
चीज़ों को कंट्रोल करता है ना? ब्रेन का वो एरिया जो लिम्ब्स वगैरह के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है? मोटर मतलब जिससे आप मूवमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है? वो एक्टिवेट हो गया, है ना? एंड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑडिटरी टास्क्स वर रिमूव्ड, पेराइटो-ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स वर एक्टिवेटेड बायलैटरली। सो बेसिकली ये जो है अगर आप राइट एरियाज़ में ये पूरा एरिया, है ना? प्रीफ्रंटल हो गया, तो मैं इधर मार्क कर देता हूँ, ये एरिया, ठीक है? दिस एरिया, ठीक है? इस पूरे एरिया में, ये पूरा एरिया एंड थोड़ा-सा डोर्सो, है ना? ये वाला, ठीक है? ये वाला एरिया जो है आपका एक्टिवेट हो गया, ठीक है? मतलब प्रोसीजरल मेमोरी में एन्कोडिंग और रिट्रीवल के टाइम पे ये सारे एरियाज़ जो है वो एक्टिवेट होते हुए देखे गए, ठीक है? इन सब्जेक्ट्स ब्रेन, ठीक है? तो कैसे देखा गया? बाय द प्रोसेस ऑफ पेट स्कैन, है ना? तो इस तरीके से ये देखा गया। अब लास्ट आता है परसेप्चुअल प्राइमिंग एंड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। देखिए, परसेप्चुअल प्राइमिंग क्या है? ये जो वर्ड आता है प्राइमिंग, प्राइमिंग का बेसिक मतलब होता है कि जब आप, जैसे मैं अगर आपको, चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ स्नेक, तो आपके माइंड में क्या थॉट आता है, ठीक है? वो अचानक से वो डरावना साँप और वो इवेंट याद आ जाता है, जब आपने साँप को देखा और साँप जो है, साँप का अटैक याद आ गया। या अगर आपने किसी मूवी में वो अटैक देखा होगा और सडनली आप डर जाते हो उससे। ठीक है? तो दिस इज़ द बेसिक प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या है? इन साइकोलॉजी व्हेन टू थिंग्स आर perceived to be similar even if they aren't. For example, if someone sees a cloud that remarkably like a boat, then they are asked to name a form of transport. They might say boat. ठीक है? तो अगर मैं, आप किसी पर्सन को बोलिए कि आकाश में जो दिख रहा है वो बोट जैसा दिख रहा है, ठीक है? और फिर उसके बाद आप उस बंदे से पूछिए कि जो है आप कोई ट्रांसपोर्ट में कोई साधन बताइए ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है? तो वो पर्सन जो होगा वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा बोट। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो अनकॉन्शियसली आपने वो जो फ़ोटो था, ठीक है? फ़ोटो वो जो क्लाउड में जो वो पैटर्न बना, वो बोट का पैटर्न से उसको एसोसिएट कर दिया और सडनली उसके माइंड में जो ट्रांसपोर्टेशन यूनिट रहा वो बोट रहा। आपने उसके आंसर में डायरेक्टली कुछ इन्फ्लुएंस नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली तो आपने इन्फ्लुएंस किया और इसकी वजह से उसने ऐसा आंसर दिया। ठीक है? दिस फिनोमेना अकर्स विदाउट आवर कॉन्शियस अवेयरनेस, है ना? हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना ये फिनोमेना होता है। येट इट कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन न्यूमरस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, राइट? हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसका प्राइमिंग का। ठीक है? अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं प्राइमिंग के, तो आप शायद इससे रिलेट करने की कोशिश करोगे। जैसे कि मैं आपको येलो कलर पूछता हूँ, येलो कलर से आपको पूछता हूँ कि क्या रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में आएगा बनाना, केला, राइट? तो कैसे आप वर्ल्ड को परसीव करते हो, या आपने कभी फ्लावर देखा होगा तो येलो कलर का सीधा फ्लावर, वो सरसों के खेत वाला फ्लावर, है ना? डीडीएलजे देख के जस्ट उठे हो, है ना? तो इस तरीके से वो जो फ्लावर था वो प्राइम हो गया आपके येलो कलर के साथ, राइट? या वो बनाना जो है वो येलो कलर, बनाना जो है फूड जो है वो येलो कलर के साथ प्राइम हो गया। मैं अगर आपको पूछूं कि येलो कलर दिखाओ और फिर आपसे पूछूं कि बताओ कोई अच्छा फूड का नाम, है ना? तो आप डेफिनेटली बनाना बोलोगे, राइट? क्योंकि बनाना जो है वो किसके साथ एसोसिएट हो गया है? आपके फूड के साथ, ठीक है? जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, सीइंग अ फॉक्स विल मेक इट मोर लाइकली दैट अ पर्सन विल थिंक ऑफ अ डॉग देन एन एलिफेंट। अगर मैं आपको फॉक्स दिखाऊं और मैं आपसे पूछूं किसी एनिमल का नाम, तो आप डेफिनेटली फॉक्स ही चूज करोगे, ठीक है? व्हेन अ पर्सन इज इन अ नेगेटिव मूड, दे आर मोर लाइकली टू रिमेंबर इवेंट्स इन देयर पास्ट दैट वेर अनप्लेजेंट, है ना? अगर आप नेगेटिव मूड में हो तो अपने पास्ट के वही इवेंट्स को आप याद करोगे जो अनप्लेजेंट थे, जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, ठीक है? आफ्टर वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन अ शार्क अटैक, a person might become easily started at the sight of large fish when swimming in the ocean, है ना? कि शार्क अटैक का अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देखा है, तो बड़ी फिश को देख के आप वैसे ही डर जाओगे, अबे शार्क आ गया और हमें खाने वाला है। ठीक है? तो ओशन में स्विम करते टाइम, तो दीज़ आर सम प्राइमिंग टेक्निक्स, है ना? प्राइमिंग इफेक्ट्स है। आपको अनकॉन्शियसली जब आप मार्केट में जाते हो या शॉप पे जाते हो, ठीक है? तो आपको एक कोई चॉइस चूज़ करना होता है, ठीक है? जैसे आप जैम खरीदने जा रहे हो और आपको कोई पर्टिकुलर जैम खरीदना है, ठीक है? तो आपको अलग-अलग तरीके से वो लोग प्राइम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? रेड कलर, है ना? जैम, और फिर उससे आप याद करोगे, ओह! कितना वो रेड बेरीज़ याद आएँगे, राइट?
ऐसे करके तो इट विल बी अ प्राइमिंग टेक्निक, ठीक है? आप वो रेड कलर का जैम ही चूज़ करोगे और मे बी किसान जैम चूज़ करोगे, राइट? बिकॉज़ किस आपके इमोशंस के साथ उसको प्राइम कर दिया गया है, राइट? किसान, राइट? नाम ही रख दिया किसान, ठीक है? सो दीज़ आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमिंग, है ना? तो आई गेस प्राइमिंग आपको समझ में आ गया। तो जब हम प्राइमिंग करते हैं, है ना? जब हमने प्राइमिंग करके देखा, तो ब्रेन का कौन-सा रीजन था जो एक्टिवेट हो रहा था, ठीक है? ये हमने देखा बाय द प्रोसेस ऑफ पेट स्कैनिंग। अगेन हमने पेट स्कैन किया, है ना? अब आपको याद होगा पेट स्कैन में हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालते हैं और उसके बाद फिर उसको मशीन के अंदर इमेजेस देखते हैं। ठीक है? तो कौन-कौन से साइंटिस्ट थे? डैनियल स्कैंटनर and his colleagues in 1996 at the Harvard University investigated the neural basis of perceptual priming, ठीक है, जिसको हम implicit learning भी बोलते हैं, है ना? implicit learning, ठीक है? तो जहाँ पे चीजों को देख के या उसको जो है करके आप याद कर रहे हो, ठीक है? तो स्कैनिंग वाज परफॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द टास्क, है ना? जो टास्क दिया गया उस टाइम पे ही स्कैनिंग किया गया। तो क्या था टास्क उसको हम थोड़ा समझते हैं। सब्जेक्ट मैनिफेस्टेड इम्प्लिसिट प्राइमिंग बिहेवियरली, नो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन वेर नोटेड इन द हिप्पोकैम्पस। तो जब वो टास्क किया उन्होंने कोई स्पेसिफिक टास्क उनको दिया प्राइमिंग करके, है ना? और कोशिश ये कि मतलब कोई बिहेवियर में प्राइमिंग किया उन्होंने, है ना? और जब देखा गया कि एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हिप्पोकैम्पस का नहीं हो रहा है, ठीक है? ब्लड फ्लो इन द बायलैटरल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स जो बोनवेन एरिया 19 है, ठीक है? मैं आपको अगर दिखाऊं फोटो तो कौन सा वाला बायलैटरल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है ना, ये रहा बोनवेन एरिया 19 19 19 किधर है, ये रहा, ठीक है? तो ये बायलैटरल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, इफ यू कैन सी, ठीक है, दिस वन। तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो देखा गया वो थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ देखा गया, ठीक है? तो देखिए बायलैटरल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, अच्छा सॉरी, डिक्रीज हो गया। ओके, तो बायलैटरल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो जो था वो डिक्रीज हो गया। द हिप्पोकैम्पस वाज नॉट एक्टिवेटेड देन इवन दो इम्प्लिसिट परसेप्चुअल प्राइमिंग वाज ऑब्टेन्ड, ठीक है? हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी परसेप्चुअल प्राइमिंग जो हुई वो हुई उस पर्सन के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो बायलैटरल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है और हिप्पोकैम्पस है, इन दोनों का रोल जो है इसमें है नहीं, राइट? तो इससे बेसिकली हमें कंक्लूजन क्या मिला? इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट कंक्लूजन फ्रॉम दिस एंड द अदर स्टडीज आर दैट implicit and explicit retrieval of information is subserved by separate brain systems, है ना? तो implicit और explicit प्राइमिंग जो है वो ऑक ये हिप्पोकैम्पस से नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? प्राइमिंग जो हो रहा है वो किसी और ब्रेन सिस्टम से हो रहा है, ठीक है? A reasonable condition is that the hippocampus encodes new information but also uh, retrieves recent information when explicit recognition is involved, ठीक है? एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन जब इन्वॉल्व था तो वहां पे हिप्पोकैम्पस का रोल था। एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन जैसे कि जहाँ पे हमने डिस्कस किया था एपिसोडिक मेमोरी या सिमेंटिक मेमोरी, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना? इम्प्लिसिट मेमोरी में आपका बेसिकली प्रोसीजरल मेमोरी आ जाता है, ठीक है? अनकॉन्शियस लेवल पे जो आपकी मेमोराइजेशन हो रही है, ठीक है? तो इससे हमें ये पता चला, तो ये सारा जो हमने टेस्ट किया, ये टेस्ट करने का पर्पस क्या था? तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने साइंटिफिक मेथड्स को इंक्लूड किया, राइट? जहाँ पे हमने न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमने कोशिश किया कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी कर सके और हम समझ सके कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो इससे हमें ये पता चला। तो काफी डीप और डिटेल स्टडी थी, राइट? काफी ज्यादा इंफॉर्मेशंस हमें यहाँ से देखने को मिले, राइट? तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा है, राइट? क्योंकि आप देखिए कि आजकल के टाइम पे हम जो जितनी भी स्टडीज करते हैं, राइट, दे आर फ्रॉम द पेट स्कैन्स, एफएमआरआई, एमएमआरआई का यूज, सॉरी, एमआरआई का यूज करके हम स्टडीज को करते हैं, है ना? सीटी स्कैन आपने सुना होगा। तो ये सारी स्टडीज जो है, ये सारी स्टडी, ये सारे टेक्निक्स जो है, ये सब यही देखने के लिए कि ब्रेन का कौन सा रीजन फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली या कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है? आपको जो मैंने फर्स्ट फोटो आपको दिखाया था, सबसे पहला बिगनिंग वाला जो फोटो था, दिस वन, दिस बेसिकली एक्सप्लेन्स कि इस तरीके से हम जो है ना किसी पर्सन के ब्रेन की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। ओके, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अभी हमने जो पढ़ा, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? आपको कोई अगर डाउट आता है किसी कॉन्सेप्ट में या किसी टॉपिक में, तो डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन,
ठीक है? और शेयर करिए इसको, राइट? और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हो हमारे चैनल के साथ तो जुड़ जाइए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट्स है यहाँ पे, है ना? बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी देखेंगे, क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, ठीक है? तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी तक अगर नहीं जुड़े हो, नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर लो यार। ठीक है? तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? विथ अ न्यू कंटेंट, न्यू कॉन्सेप्ट और डू चेक आउट आवर प्लेलिस्ट्स, ठीक है? जितने भी प्लेलिस्ट्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट? हम मैंने शुरू से यूनिट वाइज़ प्लेलिस्ट बना रखे हैं, तो आप वहाँ से सारे कंटेंट्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को चेक आउट कर सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।